हेलो गाइस, सो वेलकम टू द चैनल ऑफ हॉकाई 3 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, जिसमें हम लोगों ने हमारे टीम ने जो है प्रोजेक्ट बनाया है रोड्स एंड डिटेक्शन सिस्टम के ऊपर। सो उसके ऊपर ही पूरी की पूरी वीडियो है, जिस पे हम लोग एक एक करके वीडियोस डालेंगे इस चैनल पे, जिस पे हम लोग इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं आपको एक एक करके हर एक चीज़ को। सो आज सबसे पहले हम लोग जो मेन टॉपिक है इसका, जो सबसे पहला मेन टेक्नोलॉजी है वो है योलो V8, जिसको हमने यूज़ किया इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो हम उसे एक्सप्लेन करने वाले हैं अच्छे से पहले तो। उसके अंदर सबसे पहली चीज़ है वो है अल्ट्रालिटिक्स योलो V8, जो कि आपको पता होगा कि अल्ट्रालिटिक्स के अंदर योलो आता है। ये कंपनी जिसने योलो को बनाया है, इसका यूज़ होता है डीप लर्निंग ऑब्जेक्ट डिटेक्शन फॉर रियल टाइम सिस्टम्स के लिए। एंड डीप लर्निंग ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का मतलब है कि कोई भी वीडियो आती है, उस वीडियो के अंदर डिटेक्शन का काम उस ऑब्जेक्ट का, कि वो जो ऑब्जेक्ट सर्च करना चाह रहे हो या फिर आपने जिस मॉडल को ट्रेन किया है, वो जो ऑब्जेक्ट ट्रेन करने के लिए आपने, मतलब ऑब्जेक्ट सर्च करने के लिए जो मॉडल आपने ट्रेन किया है, उसको वो सर्च कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। वो चीज़ हम कैसे करते हैं योलो में, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बेसिकली योलो का इंट्रोडक्शन है। आप योलो के बारे में और अगर अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हो। एंड इसके आगे जाके ये योलो हमारे प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ हुआ है, उसके ऊपर भी पूरी की पूरी जो है एक्सप्लेनेशन आएगी, वीडियो आएगी। सो वो एक एक करके आएगी। आज पहली वीडियो है, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज़ हम लोग देखते हैं कि योलो V8 को यूनिक क्या चीज़ बनाती है। सबसे पहली चीज़, योलो V8 जो है वर्जन V8 2023 में रिलीज़ हुआ था, एंड उसका फुल फॉर्म होता है यू ओनली लुक वंस। इट रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट लीप इन फॉरवर्ड रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन ऑफरिंग अनपैरेलल एफिशिएंसी एंड वर्सेटिलिटी। एफिशिएंसी एंड वर्सेटिलिटी का क्या मतलब है, मैं आप लोग को आगे जाके बताता हूँ। अभी अगर मैं सिंपल भाषा में आप लोग को समझाने की कोशिश करूँ तो इसका मतलब है कि योलो का जो यूज़ है वो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के अंदर होता है बहुत ज़्यादा। आपने जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको ट्रेन किया होगा वो डिटेक्ट किया अच्छे से कर सकता है, इसकी कैपेबिलिटी होती है ये। उसके बाद इसके अंदर दो चीज़ें, इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटीज़ एंड हाई एफिशिएंसी एंड ओपन सोर्स। Unlike previous models, YOLO V8 combines detection, segmentation, classification tasks within a single unified framework. This multitask capability simplifies development workflows and enhances power across various computer vision applications. Integrated capabilities का मतलब है कि योलो V8 बहुत सी चीज़ों में माहिर है। अगर आप लोग इसको अच्छे से ट्रेन करोगे, आप ईपॉक्स डिफाइन करोगे, इसको ट्रेनिंग के टाइम अच्छे से आप डेटा सेट अच्छा डिसाइड करोगे, वो सब चीज़ों के ऊपर वीडियो आगे आएगी। बट योलो V8 है क्या, उसके हिसाब से अगर मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूँ तो ये डिटेक्शन, सेगमेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन जैसे टास्क को आराम से कर सकता है सिंगल एंड यूनिफाइड फ्रेमवर्क में। यानी कि आपको इन तीनों चीज़ों को करने के लिए अलग अलग मॉडल ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, तीनों चीज़ें एक ही मॉडल कर सकता है। इसी के लिए हम इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटीज़। ये तीनों कैपेबिलिटीज़ को इंटीग्रेट करता है, जो कि डिटेक्शन, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो डिटेक्ट कर पाना कि हाँ ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, येस या नो। उसके बाद सेगमेंटेशन, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है उसको फॉलो कर पाना, वो सब चीज़ें। उसके बाद क्लासिफिकेशन, कि ऑब्जेक्ट क्या है, आउटपुट देना कि हाँ ये ऑब्जेक्ट ये है। उसके बाद इसकी मल्टीटास्क कैपेबिलिटी जो है वो क्या, वर्क फ्लोज एंड इनहेंसेस परफॉर्मेंस अक्रॉस वेरियस कंप्यूटर विजन एप्लीकेशंस। कंप्यूटर विजन एप्लीकेशंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, जो कि हमारा जो है वो है रोड साइड डिटेक्शन सिस्टम। बहुत से लोगों का फेस रिकॉग्निशन होता है, बहुत से लोगों का ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन होता है, बहुत से लोगों का फ्रूट डिटेक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिस पर आपने ट्रेन किया है इसको। उसके बाद दूसरी चीज़ है हाई एफिशिएंसी इन ओपन सोर्स। डिजाइन फॉर प्रोडक्ट रेडी डिप्लॉयमेंट, योलो V8 बूस्ट हाई कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी, मेकिंग सुटेबल फॉर रियल टाइम सिस्टम्स। इट्स ओपन सोर्स नेचर फास्टेस्ट कम्युनिटी कोलैबोरेशन एंड रैपिड इनोवेशन। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल फीचर है योलो का। प्रोडक्शन रेडी डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि जैसे ही आप आपका मॉडल का जो फाइल है वो मिल जाता है, उसके बाद आप इसको कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हो अपने हिसाब से, उसको कन्वर्ट करके या फिर इंटीग्रेट करके, जिस हिसाब से आपको यूज़ करना है उसको। उसके बाद हाई कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी का मतलब है कि इसको ज़्यादा कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आप योलो यूज़ करोगे तो उसको, अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करोगे, तो उसके अंदर कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, उसकी नीड बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो चीज़ है इसको अच्छे से हैंडल कर पाता है योलो, ये इसका मतलब है। मेकिंग सुटेबल फॉर रियल टाइम सिस्टम्स। रियल टाइम सिस्टम्स का मतलब है कि एक्चुअली में लाइव वीडियोस के अंदर डिटेक्शन के अंदर काम आता है ये बहुत ज़्यादा। इट्स ओपन सोर्स नेचर। ओपन सोर्स का मतलब है कि ये अवेलेबल है किसी के लिए भी, आप कहीं भी किसी भी जगह से इसको मतलब यूज़ कर सकते हैं इंस्टॉल करके अपने हिसाब से। तो उसके कारण ही कम्युनिटी कोलैबोरेशन एंड रैपिड इनोवेशन के अंदर काम आता है। इनोवेशन के अंदर बहुत जल्दी इसलिए हो रही है बिकॉज ये ओपन सोर्स है, ये सबके पास अवेलेबल है, तो लोग नए नए आइडियाज़ लाते हैं, नए नई चीज़ें इसके अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो वैसे ही नए नए फीचर्स भी आते हैं। अगर हम लोग इसका बात करें आगे के थोड़े वर्जन्स के बारे में, जो कि पुराने वर्जन से लेकर अभी तक के वर्जन्स है, तो उसमें योलो V1 से लेकर योलो V8 तक एक ब्रीफ एवोल्यूशन है। इसके आगे भी और वर्जन्स आए हैं V10 तक। हमारे जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर योलो V8X यूज़ हुआ है। उसके आगे, उसके बारे में हम आगे जाकर और अच्छे से बात करेंगे। फिलहाल मैं आप लोग को बेसिक बताता हूँ कि यहाँ तक क्या क्या एवोल्यूशन हुआ।
So the YOLO series has continuously pushed the boundaries of real-time object detection. Each iteration introduced significant advancements leading to sophisticated architecture YOLO V8. पहली जो एक एरा आया था YOLO का वो था V1 to V3. Pioneered single thread shot detection enabling real-time speed with a grid-based approach for bounding box prediction. बाउंडिंग बॉक्स प्रेडिक्शन का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो कि वीडियो में आ रहा है, तो पहली बात तो वीडियो को डिटेक्ट नहीं कर पाता था V1 से लेकर V3 की. आपको एक इमेज चाहिए थी, एक स्टैटिक इमेज, उसके अंदर डिटेक्शन कर पाता था. सिंगल थ्रेड डिटेक्शन का यही मतलब. उसके बाद इनेबलिंग रियल टाइम स्पीड. रियल टाइम स्पीड यानी कि अगर उस इमेज के अंदर आपने कोई इमेज दिखाई और ये इमेज को चेंज कर दिया मान लो, तो फिर जो अगली इमेज आएगी उसके अंदर भी डिटेक्ट कर पाता है अगर आपने उसको ट्रेन किया है, उसको क्लासीफाई करने की अपनी एबिलिटी दी है उस हिसाब से. ग्रिड बेस्ड अप्रोच का मतलब है कि ये इमेजेस को ग्रिड के हिसाब से कन्वर्ट करके डिटेक्ट करता था कि हाँ कौन सा ग्रिड कहाँ मैच हो रहा है. इसके बारे में अगर आप लोग और इससे जानना चाहते हो तो आप देख सकते हो. YOLO के बारे में बहुत सारे ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप चाहो तो उसके बारे में भी देख सकते हो. बट ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है, सो मैं इसको यहीं तक बताऊंगा कि हाँ इसका यूज़ इतना ही होता था. उसके बाद है YOLO V4 टू YOLO V5. इसके अंदर क्या चीज़ें हुई कि इसके बैकबोन से प्रूव किया गया, यानी कि ट्रेनिंग कैपेबिलिटी जो है वो अच्छी की गई इसकी कि हाँ ट्रेनिंग ईजिली हो पाए. उसके बाद इनहेंस डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटीज़. ट्रेनिंग के बाद में जो हमें मॉडल मिलता है उसको डिप्लॉय करना, ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है. मॉडल तो चलो वेट करने का काम है, बट इसके बाद जो डिप्लॉयमेंट होता है ना, ये बहुत ही बड़ा टास्क होता है, जो कि आगे जाके इंप्रूव हुआ था आगे के वर्जन्स में, जो कि YOLO V4 एंड YOLO V5. विद YOLO V5 ऑफरिंग ईजी पाइथन एक्सेस. तो YOLO V5 में जो है हमारे पास पाइथन का एक्सेस आया था कि हम पाइथन लैंग्वेज का यूज़ करके इसको इंटीग्रेट कर सकते थे आगे. एंड मोर स्ट्रीमलाइन डेवलपर एक्सपीरियंस. ऑब्वियसली बात है अगर आप पाइथन कोई भी कोडिंग लैंग्वेज से अगर इसको एसोसिएट कर देते हो तो वो किसी भी डेवलपर के लिए बहुत ईजी हो जाता है यूज़ करना मॉडल ट्रेन होने के बाद. उसके बाद में आता हमारे पास YOLO V7. इसके अंदर उतने इंप्रूवमेंट्स नहीं आए थे, बट जो भी इंप्रूवमेंट्स आए थे वो था ऑप्टिमाइजिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी, मेंटेनिंग एन एंकर बेस्ड डिटेक्शन मैकेनिज्म वाइल पुशिंग परफॉर्मेंस लिमिट्स. तो इसके अंदर थोड़े बहुत ही चेंजेस आए, बट सभी चेंजेस को मतलब थोड़ा इंप्रूव किया गया अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊँ तो. उसके बाद है YOLO V8 marks a paradigm shift with its anchor-free approach, modern code base and flexible multitasking capabilities for detection, segmentation and classification. So YOLO V8 जो है वन ऑफ द बेस्ट मैं कहूँगा YOLO वर्जन्स में से एक है. हालांकि YOLO V10 जो है ऑब्वियसली बात है ज़्यादा अच्छा होगा, जो इसके बाद हैं वो तो ऑब्वियसली बात ज़्यादा अच्छे होंगे, बट ये बेकार भी नहीं है. इट्स अ वेरी गुड YOLO वर्जन जिसका आप यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर. और ये हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कैसे यूज़ है वो भी हम लोग आगे जाके बताएंगे. उसके बाद हम लोग देखते हैं YOLO V8 जो कि स्पेसिफिक है हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो उसके बारे में हम थोड़ा बताते हैं कि हाँ ये इसका क्या काम है, इसके अंदर क्या क्या यूजेस हुए हैं. तो YOLO V8 incorporates several key architectural enhancements that contribute to its superior performance and efficiency. These innovations simplify the training process, improve detection accuracy across various object sizes. So training process, obviously बात है ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होता है वो भी उसके ऊपर भी आगे वीडियो आएगी. तो ट्रेनिंग प्रोसेस के बाद में जी जो डिटेक्शन एक्यूरेसी है वो इंप्रूव कैसे होती है कि अगर आपने जितना अच्छे से मॉडल को ट्रेन किया है, आपकी ट्रेनिंग की जो क्वालिटी है वो जितनी अच्छी है वही डिटरमाइन करता है आपके आगे जाके क्लासिफिकेशन की कैपेबिलिटी. क्लासिफिकेशन, डिटेक्शन, ये जितनी भी कैपेबिलिटीज़ होती है वो सब कुछ ट्रेनिंग के टाइम में मतलब आप चाहो तो डेटा सेट अच्छा करके इसको बढ़ा सकते हो. सो ये जो चीज़ें हैं ये आर्किटेक्चरल इनोवेशंस के अंदर आती है, बिकॉज ये चीज़ें आर्किटेक्चर जो होता है YOLO V8 की ट्रेनिंग का, अगर उसको आप इंप्रूव करोगे तब ये चीज़ें इंप्रूव होंगी. उसके बाद हम लोग ये 4 फीचर्स के बारे में देखते हैं. सबसे पहला है एंकर फ्री डिटेक्शन, उसके बाद है C2F फीचर फ्यूजन मॉड्यूल, उसके बाद है CSP डार्कनेट 53 बैकबोन, और उसके बाद है स्पेशल अटेंशन मैकेनिज्म्स. ये हालांकि बहुत भारी भरकम नाम है, बट इनका सिंपल सा मतलब मैं बताता हूँ आप लोगों को. एलिमिनेट्स द नीड फॉर प्री डिफाइंड एंकर बॉक्सेस, सिंप्लीफाइंग द मॉडल आर्किटेक्चर एंड ट्रेनिंग, इंप्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी फॉर वेरिड ऑब्जेक्ट शेप्स. प्री डिफाइंड एंकर बॉक्सेस का क्या मतलब है यहाँ पे? अगर आप लोग ने ML में कभी ये डिटेक्शन वाला काम किया होगा तो आप लोग को पता होगा कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट है जो डिटेक्ट करवाना चाह रहे हो तो हो सकता है कि आपको उसके आसपास में एक बाउंड्री लाइन बनानी पड़े. मतलब अगर आप मान लो शेप डिटेक्ट करवाने की कोशिश कर रहे हो तो आपको एक बहुत ही अच्छा डिवीजन चाहिए होगा शेप के बीच में. शेप के बाहर एक अच्छी आउटलाइन होनी चाहिए ताकि हाँ पता चले कि हाँ ये शेप है. तो उसको एक प्री डिफाइंड एंकर बॉक्स की तरह आप मान सकते हो. वो एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं होती, बट आप ऐसा मान सकते हो. तो ये जो एंकर फ्री डिटेक्शन वाली चीज़ है ना, ये बाद में आई थी YOLO V8 में कि हाँ अगर आप वीडियो में ऑब्जेक्ट आया तो वो भले ही थोड़ा टाइम लेगा डिटेक्ट करने में उस ऑब्जेक्ट को, बट वो डिटेक्ट कर लेगा एक बार तो उसको वो फॉलो कर सकता है. उसके बाहर एक डिटेक्शन बॉक्स सा बन जाएगा, ऐसे डिटेक्शन बॉक्स सा बन जाएगा उस ऑब्जेक्ट के बाहर. फिर वो इसको फॉलो करता रहेगा, भले ही ऑब्जेक्ट इधर जाए तो ये बॉक्स भी इधर जाएगा, ये नीचे आए तो ये बॉक्स भी नीचे आएगा, वो उसको फॉलो करता रहेगा. तो ये एंकर फ्री डिटेक्शन वाली चीज़ हो गई. उसके बाद है C2F फीचर फ्यूजन मॉडल, इनहेंसेस फीचर प्रोपगेशन एंड रीयूज विद इन द नेटवर्क इन सिग्निफिकेंटली इंप्रूविंग द डिटेक्शन ऑफ स्मॉल एंड वेरिड ऑब्जेक्ट्स बाय कैप्चरिंग रिचर कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन. इसका मतलब है
कि फीचर प्रोपोगेशन का क्या मतलब होता है। अगर आप लोगों ने न्यूरल नेटवर्क पढ़ा होगा तो उसके अंदर जो फीचर्स होते हैं वो वेट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपने क्या फीचर यूज़ किया है और किस फीचर्स के हिसाब से आप क्या प्रेडिक्ट करवाना चाह रहे हो। रीयूज़ विद इन द नेटवर्क। अब फीचर्स जो हैं वो यूज़ कैसे होते हैं मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। अगर एक CNN है, एक कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है, तो उसके अंदर फीचर्स जो होते हैं वो पास ऑन होते हैं नोड्स की तरह, नोड्स के थ्रू। तो नोड्स के थ्रू जब वो पास ऑन होते हैं तो उसका रीयूज़ होना, यानी कि जो मान लो एक बार को अगर कुछ प्रेडिक्शन हुई, वो प्रेडिक्शन गलत आई, तो जहाँ से प्रेडिक्शन आई है जिस नोड से, हम उसका वेट कम कर देते हैं ताकि वहाँ से प्रेडिक्शन अगली बार कम आए, या फिर हम अगर आए भी तो हम उसको कम इंपॉर्टेंस दें, जिससे नहीं आई थी या फिर जो ज़्यादा सही था उसको हम ज़्यादा प्रेफर करें। तो ये चीज़ जो होती है ना रीयूज़ वाली, ये इसमें इंटीग्रेट हुई थी, जो कि ऑब्वियसली बात है, बहुत अच्छी चीज़ है। उससे क्या होता है कि रिकॉल बढ़ जाता है। रिकॉल होता है कैपेबिलिटी टू रिकॉल थिंग्स, जो कि ह्यूमन लैंग्वेज में कहते हैं कि रिवीजन करना। हम लोग रिवीजन करते हैं किसी भी चीज़ का कि हाँ जो पुरानी चीज़ हमने पढ़ी थी बट थोड़ी बहुत ही भूल चुके हैं हम लोग, तो हम वापस पढ़े तो उसको याद आ जाए। तो वो रीयूज़ वाली जो चीज़ है वो इसी चीज़ को इंप्रूव करती है, रिकॉल को। ये आगे जाके और डिटेल में वीडियोज़ आएंगी तो आप लोग और से समझ आएगा एक एक करके। अभी आप ऐसा समझ के चलो कि हाँ होता है कुछ, ये रिकॉल ऐसी चीज़ है। उसके बाद सिग्निफिकेंट इंप्रूविंग द डिटेक्शन ऑफ स्मॉल एंड वेरिड ऑब्जेक्ट्स। वेरिड ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कि टाइप, आप कितने ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करवाने की कोशिश करो। ये टाइप आगे जाके बनाती है आपकी क्लासेस, कि कितनी क्लासेस हैं आपके उसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर, कि आप कितनी वैरायटी ऑफ चीज़ें डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। कि आपने मान लो 17 चीज़ें डिटेक्ट करवानी है तो आप 17 के 17 क्लासेस बनाओगे, उस हिसाब से फिर वो आगे आपका मॉडल ट्रेन करना पड़ता है। उसके बाद है CSP Darknet 53 बैकबोन retains the powerful picture extraction capabilities of its predecessors, providing a robust foundation of rolling complex visual patterns for input images। ये बहुत ही ML वाला टॉपिक है। अगर आप लोग ML पढ़ोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। मैं अगर आप लोगों को सिंपल भाषा में बताऊँ तो ये एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटीज़ जो होती है प्रीडिसेसर्स की, यानी कि इससे पहले जो वर्जन्स थे YOLO V8 के, उनकी कैपेबिलिटीज़ को अच्छे से यूज़ कर पाता है और उसको और रिफाइन करके इसमें डाला गया है। तो क्या होता है कि जो पुराने वर्जन्स थे वो एक बेस सेट कर देते हैं। बेस यानी कि अगर आप मान लो क्लास बाय क्लास आगे बढ़ते हो, तो आप किसी मतलब फर्स्ट क्लास में जाते हो, सेकंड में जाते हो, थर्ड में जाते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि अभी इनकी चीज़ें भूल जाते हो। हालांकि मोस्ट लोग भूल जाते हैं बट इनका यूज़ कहीं ना कहीं होता है। तो जो पुराने वर्जन से वो बेस सेट कर देते हैं डिटेक्शन का। उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स लाने का जो फर्दर चीज़ होती है वो तो होनी ही चाहिए, बट जो पुरानी चीज़ें वो हमको भूलना भी नहीं है। जो पुराने वर्जन में जो अच्छी चीज़ें हैं, यानी कि जो एक्यूरेसी है जो भी है, वो आगे जाके इंप्रूव भले ही हो, बट जो उसका बेस है, जो उसका एक्चुअली में वर्किंग का जो एल्गोरिदम है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो वो एक रोबस्ट फाउंडेशन सेट करके दे देता है कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को रिलेट करने के लिए। कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स कुछ भी हो सकते हैं, आप कोई भी शेप कर सकते हो, कोई भी फ्रूट कर सकते हो, कोई भी इनफैक्ट कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई करके इसको रिलेट करने वाले के ट्रेन कर सकते हो अपने हिसाब से। तो वो चीज़ है। उसके बाद है स्पेशल अटेंशन मैकेनिज्म्स अलाउ द मॉडल टू फोकस ऑन मोस्ट रेलेवेंट रीजन्स ऑफ एन इमेज, इंप्रूविंग एक्यूरेसी ऑफ ऑब्जेक्ट लोकलाइजेशन एंड रिड्यूसिंग फॉल्स पॉजिटिव्स। फॉल्स पॉजिटिव्स का यहाँ पे मतलब है कि आपने ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट तो कर लिया मान लो, बट वो डिटेक्ट जो नेम है, मतलब वो उस ऑब्जेक्ट को कुछ और समझ रहा है। ऑब्जेक्ट तो उसको पता है कि हाँ ये ऑब्जेक्ट है, बट वो कुछ और समझ रहा है, तो उसको हम फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं। तो इसको भी रिड्यूस करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रॉब्लम है ML में। अगर आप मॉडल ट्रेन करोगे तो फॉल्स पॉजिटिव्स को रिड्यूस करना, सो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि YOLO V8 में इंप्रूव हुई थी। उसके बाद है स्टेट ऑफ आर्ट, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। थोड़ा सा हम इसके बारे में अगर समझने की कोशिश करें तो YOLO V8 एक्सेल्स इन मेंटेनिंग रियल टाइम इन्फरेंस स्पीड, मेकिंग इट आइडियल फॉर एप्लीकेशंस विद इंस्टेंटेनियस प्रोसेसेस क्रूशियल। इंस्टेंटेनियस प्रोसेसिंग का क्या मतलब है कि प्रोसेसिंग एट द टाइम होनी चाहिए। मतलब अगर आप वीडियो में एक साइन दिखा रहे हो या फिर कुछ भी ऑब्जेक्ट दिखा रहे हो तो वो उसी टाइम डिटेक्ट हो जाए। ऐसा नहीं कि वो वीडियो आपने पूरी की पूरी फीड करी, उसके बाद कुछ ऐसे प्रोसेसिंग सी हुई और फिर उसके बाद में आपका आउटपुट आया, नहीं, उसी टाइम उसी वीडियो पे आना चाहिए। तो उसी को हम इंस्टेंटेनियस प्रोसेसिंग कहते हैं। तो जहाँ पे ये चीज़ क्रूशियल होती है, जहाँ पे ये चीज़ नीडेड होती है ना, वहाँ पे हम YOLO V8 का यूज़ कर सकते हैं। इट्स फ्लेक्सिबल मॉडल वेरिएंट्स कैटर डाइवर्स हार्डवेयर एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स। अब हार्डवेयर एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स के बारे में अगर आप लोग को बताऊँ तो ये तो आप लोग को पता ही होगा कि आजकल के जो कंप्यूटर्स होते हैं, PCs जो होते हैं, उनके अंदर दो मेन चीज़ें होती है। एक होता है CPU, एक होता है GPU। अब ये GPU के भी दो टाइप होते हैं। या तो ये GPU आपके अंदर इंटीग्रेटेड हो सकता है और या तो ये डेडिकेटेड हो सकता है। तो ये डेडिकेटेड इंटीग्रेटेड में क्या मतलब मैं थोड़ा बता देता हूँ, ताकि क्योंकि बिकॉज ये GPU बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितने भी लोग ML में मॉडल ट्रेन कर रहे हैं उनको पता होगा, और खासकर इमेज प्रोसेसिंग में कि GPU कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इंटीग्रेटेड डेडिकेटेड का क्या मतलब है कि इंटीग्रेटेड यानी कि ये प्रोसेसर के साथ ही आपके जो है इंटीग्रेटेड होता है, ऐसा समझ के चलो। आपको एक अलग से डेडिकेटेड या फिर अलग से ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, वो CPU में ही बना बनाया आता है। डेडिकेटेड अलग से होता है
अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा एनवीडिया का, तो ये बहुत सारे ग्राफिक कार्ड्स बनाती है। अगर आप लोगों ने AMD का नाम सुना होगा, वो भी ग्राफिक कार्ड्स बनाती है। सो ये जैसे 3050 हो गया, 1080 Ti हो गया, बहुत सारे ग्राफिक कार्ड्स होते हैं। अभी तो 4090 शायद लेटेस्ट चल रहा है, या 5090, आई डोंट नो। सो वो चीज़ है। तो ये डेडिकेटेड होते हैं, ये अलग से ही आपको मतलब CPU पर से लोड हटा देंगे, पूरा का पूरा डिस्प्ले का, ग्राफिक्स का जो भी है। सो CPU पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को कर लेता है, जो भी मतलब नंबर रिलेटेड कैलकुलेशंस होती हैं न्यूमेरिकल वाली, तो वो CPU करता है। बट ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है, वो इमेज की प्रोसेसिंग, वीडियोस की प्रोसेसिंग, वो सब चीज़ें बहुत अच्छे से करती है, क्योंकि उसका काम ही वो डेडिकेटेड है वो उस चीज़ के लिए। सो अगर डेडिकेटेड GPU है तो बहुत अच्छी बात है ML में। सो ये डाइवर्स हार्डवेयर एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बेस करता है कि हाँ, अगर हार्डवेयर आपका अलग भी है या फिर परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट जो है उस हिसाब से आप अलग अलग मॉडल्स चूज़ कर सकते हो। सो उस पर भी ये अच्छे से खड़ा उतरता है कि हाँ, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप एकदम बहुत तगड़ा एकदम A1 लेवल का ही आप GPU रखो तभी आप ट्रेन कर पाओगे मॉडल। इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी। हालांकि थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा परफॉर्मेंस में, बट हाँ, उतना फ़र्क नहीं आएगा, आप ट्रेन तब भी कर सकते हो अलग अलग वर्जन का चूज़ करके। सो रियल टाइम इन्फ्रेंस में यहाँ पे लिखा है कि अचीव स्प्लिट सेकंड प्रेडिक्शन टाइम्स इन बोथ CPUs एंड GPUs क्रूशियल फॉर लाइव वीडियो एनालिसिस एंड इंटरनेट सिस्टम्स। ये बहुत सिंपल इंग्लिश है, आप लोग तो समझाने की जरूरत ही पड़नी चाहिए। उसके बाद है स्केलेबल मॉडल वेरिएंट्स अवेलेबल इन नैनो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड एक्स लार्ज साइजेस। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप लोगों ने कभी देखा हो, अगर आपने योलो कभी यूज़ किया हो पहले, तो उसके अंदर योलो V8S आता है, 8N आता है, उसके बाद 8M भी आता है, 8L आता है, 8X भी आता है। तो हम 8X यूज़ कर रहे हैं। अब ये बाकी के वर्जन का तो नहीं पता, बट S और N तो ज़रूर आता है, इतना मेरे को पता है। सो ये जो होता है ये परफॉर्मेंस वाइज वेरी करते हैं। अब S जो है 8 ही है, बट 8 का एक, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैं आप लोगों को अगर एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँ, तो आईफोन में क्या होता है, आईफोन आता है तो आईफोन में 15 आया मान लो, तो उसमें प्रो आएगा, मैक्स आएगा, है ना। तो प्रो मैक्स, जो प्रो वाला वर्जन है वो मिडिल वाला वर्जन हो गया, प्रो मैक्स जो होगा सबसे हाईएस्ट वर्जन हो गया, और जो सिंपल वाला है वो बस 15 है। सो ऐसे आप समझ के चल सकते हो इस चीज़ को कि जो एक्स है वो सबसे अच्छा है काइंड ऑफ, और जो एस है वो सबसे उस वेरिएंट में दूसरा एक और वेरिएंट है जो कि सबसे ख़राब है। ऐसा आप समझ के चल सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मैंने जनरल बात बोल दी, बट ऐसा समझ के चल सकते हो। अलाउइंग यू टू सिलेक्ट द ऑप्टिमल बैलेंस ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी फॉर दिस स्पेसिफिक डिवाइस और एप्लीकेशन। अब यहाँ पर डिवाइस जो है ना, स्पेसिफिक डिवाइस से यही मतलब है कि आपके CPU और GPU का क्या हाल है, आप कौन सा CPU GPU यूज़ कर रहे हो। उसके बाद एप्लीकेशन यानी कि आप किस चीज़ को डिटेक्ट करवाने के लिए कोशिश कर रहे हो। अब मान लो आपके बहुत ही हाई टेक 8K वीडियो में आप कुछ डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात आपको अच्छा GPU चाहिए होगा, और उसके लिए आप अच्छा मॉडल भी यूज़ करोगे, क्योंकि अगर आप 8K करवाने की कोशिश कर रहे हो, आपको फ्रेम्स पर सेकेंड ज़्यादा अच्छे चाहिए, तो आप ऑब्वियसली बात है आप अच्छा डिवाइस चूज़ करोगे और अच्छा एक मॉडल भी चूज़ करोगे। बट अगर आपको नहीं चाहिए उतना, तो आप एक स्मॉल मॉडल भी चूज़ करके आप मॉडल ट्रेन कर सकते हो, एक स्मॉल वर्जन भी चूज़ करके आप मॉडल ट्रेन कर सकते हो। उसके बाद इनहेंस्ड डिटेक्शन एक्यूरेसी अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट साइजेस फॉर टाइनी ऑब्जेक्ट्स इन द डिस्टेंस टू लार्ज क्लोजअप टारगेट्स। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आप मान लो कोई डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है कैमरा में, तो छोटा दिखेगा, और पास में तो बड़ा दिखेगा। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये एक जनरल चीज़ है जो कि हर एक को आती है। उसके बाद अगर आप इसका डिस्टेंस देखोगे तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज ऑब्वियस बात है साइज में डिफरेंस आ रहा है। बट योलो क्या करता है कि ये मल्टी स्किल प्रेडिक्शंस कर सकता है कि अगर आप मान लो पास में रखो तो भी डिटेक्ट कर ही लेगा, और अगर दूर रखो तो भी डिटेक्ट कर ही लेगा। सो ये चीज़ होनी चाहिए हर एक मॉडल में। डिस्टेंस मैटर नहीं करना चाहिए कि डिस्टेंस कितना दूर है, वो अगर देख रहा है तो डिटेक्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे एक ये चार्ट देख सकते हो, इस चार्ट में आप एक ग्राफ अगर देखोगे थोड़ा सा ध्यान से, तो इसमें अलग अलग मॉडल्स के हिसाब से अलग अलग उनका स्पीड और एक्यूरेसी का मेजरमेंट देगा। यहाँ पे 8M जो है सबसे अच्छा एक्यूरेट है। स्पीड की बात करो तो स्पीड में ऑब्वियसली बात है 8X सबसे फास्ट है, और सबसे जो स्लो है वो ये है। बट एक्यूरेसी की बात करें तो 8M सबसे ऊपर आता है, बिकॉज इसने दोनों का बैलेंस अच्छे से ले रखा है। ये स्पीड में भी उतना कम नहीं है, बट एक्यूरेसी में भी उतना कम नहीं है। सो ये चीज़ मैटर करती है। अगर आप चाहो तो फास्ट डिटेक्शन करना चाह रहे हो, जैसे मान लो हाई स्पीड वीडियोज़ है तो आपको फास्ट डिटेक्शन चाहिए, आपको एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं चाहिए, तो आप 8X का यूज़ करो, जो कि हमने किया है। आगे बढ़ते हैं। सो उसके बाद है वेयर इज योलो V8 शाइन। रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस है इसमें से कुछ, जो कि सर्वाइलेंस, सिक्योरिटी, ऑटोनोमस सिस्टम्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, हेल्थ केयर, एज AI, रिटेल एनालिटिक्स। सो इन सब जगहों पे योलो यूज़ हो सकता है, या फिर बहुत सी जगहों पे यूज़ होता भी होगा। ऐसा नहीं है कि ये अभी तक यूज़ हुआ ही नहीं है, होता भी होगा। तो डिटेक्शन ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट्स, एबनॉर्मल बिहेवियर इन लाइव फीड्स, क्रिटिकल फॉर ट्रैफिक मॉनिटरिंग, सेफ्टी, नेविगेशन इन सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड ड्रोन्स। सो इसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये। ऑटोनोमस सिस्टम से सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये बात बहुत ही नोट करने वाली चीज़ है। उसके बाद में क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एक्सरे, CT स्कैन, MRI स्कैन्स, ये मेडिकल की फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है योलो।
उसके बाद में है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन फॉर रोबोट्स, एम्बेडेड सिस्टम्स एंड मोबाइल एप्लीकेशंस। यूज़ होता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि हाँ आपको हर जगह मिल ही जाएगा, बट यूज़ हो सकता है अगर आप लोग अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में इसका फ्रिक्शनलेस इंटीग्रेशन विद पाइथन इकोसिस्टम, ये एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा फीचर है जो कि योलो को सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करवाता है हर एक चीज़ में। अगर आप योलो V8 से आप मॉडल बना लेते हो, जो कि मैं आप लोग को आगे की वीडियोस बताऊंगा, जो कि मॉडल आप कैसे बनाते हो, जैसे ही बनाते हो वो ट्रेनिंग की पूरी प्रोसीजर जो है वो आ जाएगी वीडियो में। सो अगर आप मॉडल बनते हो, आपके मॉडल के बाद जो फाइल बनती है उसके बाद आप पाइथन में इंटीग्रेट करते हो, तो उसके बाद प्रोसेसिंग कैसे होती है आप देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले इमेज कैप्चर होती है, वीडियो में से इमेज कैप्चर होती है, क्योंकि वीडियो भी क्या होता है, वीडियो इज़ अ कलेक्शन ऑफ इमेजेस, ठीक है, वीडियो इज़ अ कलेक्शन ऑफ इमेजेस। अब जैसे मान लो आपकी 60 FPS की वीडियो है, तो 60 FPS का मतलब है कि 60 फ्रेम्स पर सेकंड आपको उस वीडियो में दिखेंगे। 60 फ्रेम्स पर सेकंड का मतलब है कि 60 इमेजेस आपको दिखेंगी उस वीडियो में हर एक सेकंड में पास ऑन होती हुई, तो हर एक वो इमेज को कैप्चर करता है। उसके बाद उसकी प्री प्रोसेसिंग होती है। प्री प्रोसेसिंग यानी कि उस इमेज में कहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो डिटेक्ट तो नहीं होगा, बट वो इमेज में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है एटलीस्ट वो तो डिटेक्ट हो पहले, तभी तो वो आगे जाके उसको डिटेक्ट करेगा कि हाँ वो है क्या। अगर आप मान लो कि मैं कोई चीज़ दिखाऊँ आपको, कोई मैं अल्फ़ाबेट दिखाऊँ, तो आप पहले देखोगे कि हाँ ये अल्फ़ाबेट है कि नहीं है, फिर आप देखो कि हाँ ये ए है। हालांकि ये बहुत ही फास्टली कर लेते हैं हम लोग कि हाँ ये ए है, बट एक्चुअली में बैक एंड में यही चीज़ हो रही होती है। तो प्री प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद मॉडल का प्रेडिक्शन होता है। मॉडल हमारा जो है उसके बाद वो जो है मॉडल के CNN में पास होता है। CNN यानी कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जो कि आप पढ़ोगे ML में, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ML या फिर कोई कर रहा है ML तो उसको पता होगा कि वो मॉडल में पास होता है। उसके बाद हमें आउटपुट डिस्प्ले होता है। तो इस तरीके से पाइथन के इकोसिस्टम में वो काम करता है। ये एक फ्लो चार्ट टाइप आप मान लो। उसके बाद ओपन सीवी इंटीग्रेशन। ओपन सीवी का इंटीग्रेशन ऐसे होता है कि ओपन सीवी जो है कैमरा का एक्सेस देता है हमें। आप अगर आपने कभी किसी भी विजुअल्स आर्ट टास्क पे काम किया होगा, विजन सिस्टम्स पे काम किया होगा, तो उसको ओपन सीवी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि कैमरा को एक्सेस करने के बहुत हेल्प करता है वो। तो कैमरा को यूज़ करने के लिए हम ओपन सीवी लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, इसके ऊपर आगे वीडियो आएगी एक और। सो ओपन सीवी का यूज़ करके हम लोग जो है फीड दे सकते हैं किसको, हमारे मॉडल को, जो कि योलो से ट्रेन हुआ है। तो ओपन सीवी जो है, ये सीवी होगा, ओपन सीवी जो है ये आपको इनपुट देगा, मतलब उस मॉडल को इनपुट देगा कैप्चर करके। सो यहाँ पे ओपन सीवी का यूज़ होता है। उसके बाद कमांड लाइन API, कमांड लाइन जो भी CMD में आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद GUI डेमोज। GUI डेमोज कैसे हो सकती है कि टिंकर का यूज़ करके आप कोई अच्छा सा UI बना लो, या फिर स्ट्रीमलेट पे यूज़ करके उसको वेब में डिप्लॉय कर दो। तो ये दो चीज़ हो सकती है। अगर आप चाहो उसको दिखाना, उस मॉडल को काम करते हो दिखाना है, फिर उस मॉडल को आप टेस्ट करना चाहते हो, तो आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद हार्डवेयर एक्सपोर्ट। हार्डवेयर एक्सपोर्ट का मतलब है कि आप इसको रेस्पबेरी पाई या फिर जेटसन नैनो में भी आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, अगर आप आगे चल के उसको एक अच्छा सा मॉडल बनाना चाह रहे हो, जो कि एक अलग से अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप कर सकते हो वो चीज़ भी। उसके बाद इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको इंस्टॉल अल्टरनेटिव्स करना पड़ेगा। ये अल्टरनेटिव्स का पैकेज होता है जो कि योलो V8 की लाइब्रेरी को प्रोवाइड करता है हमें। अगर आप योलो V8 यूज़ कर रहे हो या फिर कोई भी यूज़ कर रहे हो तो ये तो करना ही पड़ेगा आपको। तो ये पिप इंस्टॉल अल्टरनेटिव्स है, जो कि आपको कमांड लाइन में आपको रन करना है, या फिर आप अपने टर्मिनल में रन कर सकते हो इसे, अगर आप ये VS कोड यूज़ करते हो तो टर्मिनल में रन करोगे, उसके बाद इंस्टॉलेशन हो जाएगी। उसके बाद आप टॉर्च विजन का यूज़ कर सकते हो इंस्टॉल करने के लिए ओपन सीवी पाइथन को। ओपन सीवी अगर आपको इंस्टॉल करना है तो उसके बाद आपको मॉडल का यूज़ कैसे करना है। फ्रॉम अल्टरनेटिव्स इंपोर्ट योलो मॉडल्स को टू योलो V8n.pt। ये जो है हमारी मॉडल की फाइल होती है। ये जो योलो V8n.pt लिखा है ना, ये हमारी मॉडल की फाइल होती है। इसको आप यूज़ करके आप आगे के मॉडल्स बना सकते हो, या फिर आप आगे के मॉडल्स को चेक कर सकते हो। ये मॉडल एक बार बन गया तो ऐसा नहीं कि आप इसको मतलब इम्प्रूव कर दो या फिर इसमें आप कुछ अपडेट ला दो। आप चाहो तो नया मॉडल बना लो, इसके अंदर जो डेटा सेट यूज़ किया था उसका यूज़ करके उसमें, या फिर उस डेटा सेट में कुछ ऐड करके, जो कि आप लोग को और अच्छे से आगे समझ आ जाएगा। उसके बाद है गिटहब क्लोन। गिटहब क्लोन भी आप कर सकते हो, ये वाला जो है कमांड लाइन का यूज़ करके। उसके बाद GPU एक्सेलरेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। गिटहब तो आप पुश कर सकते हो डायरेक्टली, उसके ऊपर भी एक वीडियो आ जाएगी। उसके बाद है GPU एक्सेलरेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। GPU की अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ती है आपको। क्यूडा एक फीचर होता है जो कि AI रिलेटेड टास्क के लिए हेल्प करता है। ये मोस्टली ग्राफिक कार्ड्स जो अच्छे होते हैं उनके अंदर होता है, ये क्यूडा के कोर्स होते हैं। तो ये ग्राफिक कार्ड्स के अंदर है कि नहीं, जो आप ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हो वो ये चेक करके दे देगा आपको। अगर क्यूडा के कोर्स अवेलेबल है तो वो अपने आप बता देगा कि हाँ अवेलेबल है। तो आप इसका बहुत ये एक कुछ इसका एक्चुअली में यूज़ नहीं होता, बट ये चेक करने के लिए यूज़ होता है कि हाँ आप योलो चला सकते हो कि नहीं चला सकते। जितना क्यूडा के कोर्स होंगे उतना अच्छा है। तो ये आपको वो एक ट्रू वैल्यू रिटर्न करके दे देगा कि हाँ क्यूडा अवेलेबल है उस GPU में। आगे बढ़ते हैं। योलो V8 हम चूज़ क्यों करते हैं, ये तो अब तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि योलो V8 हम चूज़ क्यों करते हैं। लाइटनिंग फर्स्ट इन्फ्रेंस,
हाई डिटेक्शन एक्यूरेसी, लाइट वेट मॉडल्स, मल्टीटास्क फंक्शनैलिटी एंड वर्सटाइल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, क्योंकि ये कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो यार। पाइथन में यूज़ कर लो आप इसको, किसी भी ग्राफिक कार्ड में इंपोर्ट कर दो, या फिर जेटसन एनो में इंपोर्ट कर दो, या फिर इंटीग्रेट कर दो किसी भी अलग से सॉफ्टवेयर बना के, वेबसाइट पर डाल दो स्टिमलेट का यूज़ करके, आप इसको ईजिली कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ये सबसे बढ़िया चीज़ है योलो V8 की। मतलब योलो V8 की नहीं बोल रहा मैं, योलो की। उसके बाद है लिमिटेशंस। हर एक चीज़ की भाई देखो, अगर आप कुछ पाओगे तो कुछ खोगे, तो लिमिटेशंस भी हर एक चीज़ में होती ही है। तो इसके अंदर भी कुछ लिमिटेशंस है। प्रिसीजन विद स्पीड ट्रेड ऑफ। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी हो तो उसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें होती है जो कि इन्वर्सली रिलेटेड होती है, तो ये भी इन्वर्सली रिलेटेड है भाई। प्रिसीजन स्पीड से इन्वर्सली रिलेटेड है। अगर आप प्रिसीजन चाहोगे तो स्पीड कम हो जाएगी, अगर स्पीड चाहोगे तो प्रिसीजन कम हो जाएगी। दोनों आप हाई नहीं रख सकते एक्चुअली, कुछ ना कुछ कम होगा इन दोनों में से अगर आप यूज़ कर रहे हो योलो V8 का। तो ये एक थोड़ा सा मतलब दिक्कत वाली चीज़ है। अगर आप दोनों का एवरेज लेके चलोगे तब भी आप अच्छा मॉडल ट्रेन कर सकते हो, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद है एज डिप्लॉयमेंट स्पीड्स। उसके अंदर आता है डिप्लॉइंग योलो V8 ऑन स्पेसिफिक एज हार्डवेयर, एनवीडिया जेटसन जो कि एग्जांपल हो गया। माइट रिक्वायर एडिशनल एक्सपोर्ट एंड ऑप्टिमाइजेशन स्टेप्स। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप मान लो किसी भी दूसरे एज हार्डवेयर में इसको इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको थोड़े से मतलब ऑप्टिमाइजेशन के स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, जो कि हो सकता है कि आप इसको टेंसर में कन्वर्ट करो या फिर PT फाइल में कन्वर्ट करो, अपने हिसाब से जो भी आपको करना है मैक्सिमम परफॉर्मेंस गेन करने के लिए। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर आपको ही गड़बड़ होगी, तो ये इतना तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद है डेटा रिक्वायरमेंट्स। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डेटा का जो वो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में होना चाहिए। इसकी एक रिक्वायरमेंट वो चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा कभी कभार दिमाग ख़राब कर दी थी डेवलपर्स का। सो आई एम बीइंग ऑनेस्ट, ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो कि योलो की डिमांड है, आप ऐसा कह सकते हो कि ये अगर आप उसको नहीं दोगे तो वो कुछ नहीं करेगा आपके लिए, वो शुरू भी नहीं करेगा मॉडल ट्रेन करना। सो उसको एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में फाइल चाहिए कि हाँ मेरे को इस स्ट्रक्चर में दो, जो कि मैं आगे जाके और वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगा। तो उसको स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में वो चाहिए, अगर आप नहीं दोगे तो उसको वो ट्रेन करना शुरू ही नहीं करेगा। सो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा मतलब लिमिटेशन आप कह सकते हो। ऐसा नहीं बोलेगा कि ये खुद ही खुद डिवाइड कर ले डेटा सेट को, खुद कुछ नहीं करेगा वो, बस आपको वो ट्रेन करने का काम खुद कर सकता है, बस ये चीज़ है। उसके बाद है सेगमेंटेशन फिनिश। While robust for general segmentation, UV segmentation may not be optimal for ultra fine, highly trained segmentation tasks where pixel perfect precision is paramount. अब पिक्सल परफेक्ट जो प्रिसीजन है वो चीज़ अगर आपको चाहिए तो ऑब्वियसली बात है योलो का यूज़ नहीं करोगे, आप अलग से खुद से एक CNN डेवलप कर लो, खुद से एक मॉडल बना लो, खुद से न्यूरल नेटवर्क बना लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट इफ़ यू आर न्यू टू ML, अगर आप ML में नए नए आए हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको सिखाएगा अच्छे से कि हाँ ML में काम कैसे हो रहा है, ML में डिटेक्शन कैसे हो रही है, ये आप सीख सकते हो। आप अगर आप करोगे तो इसके ऊपर यूज़ करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कुछ बना रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर योलो। यही थी आज की वीडियो। सो थैंक यू सो मच अगर आप लोगों ने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक भी कर देना इस वीडियो को। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी, और अगर आप लोगों को कुछ और डाउट्स भी हो इस योलो से रिलेटेड, इस वीडियो के अंदर जो मैंने बताया उससे रिलेटेड, तो आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब अगली वीडियो आएगी अगले टेक्स्ट टैग में, जो भी मैंने प्रोजेक्ट में यूज़ हुई, और आखिर में जाके पूरा का पूरा प्रोजेक्ट के ऊपर एक वो आएगा एक्सप्लेनेशन। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।